गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के लेक्चर की। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो आज के करंट अफेयर के न्यूज के अंदर कौन से टॉपिक्स के ऊपर करनी है हमें बातें। देखिए ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर बातें करनी है। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट एम्पावरिंग इंडियाज यूथ। इंडिया के यूथ को एम्पावर करने की कुछ बातें। देन आफ्टर देयर इज अ ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025। नो डाउट ये एक ड्राफ्ट है, लेकिन ऐसे एक रूल भी वहां पे रूल्स को वहां पे कुछ रिवाइज किया गया है, तो उसके ऊपर कुछ करेंगे बातें। देन आफ्टर द थर्ड टॉपिक दैट इज अबाउट स्टडी ऑन बैनिंग प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक्स। प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक को बैन करने की रिगार्डिंग हमारा एक टॉपिक। एंड द लास्ट इज ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक, क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। चले वन बाय वन करते हैं शुरुआत। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज करंट अफेयर लेक्चर दैट इज अबाउट एम्पावरिंग इंडियाज यूथ। इंडिया के यूथ को एम्पावर करने की कुछ है यहाँ पे बातें। सबसे पहले देखते हैं कि भैया कंटेक्स्ट में है क्या। देखिए रिसेंटली द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 के ऊपर, जो कि यूनाइटेड नेशंस वहां पे इसको लेके आए हैं। सो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025, उसकी जो थीम है वो इस बात के ऊपर फोकस कर रही है, दैट इज टू एम्पावर द यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट, एंड इट हाईलाइट्स द नीड टू सेंटर द यूथ वॉइसेस इन पॉपुलेशन पॉलिसीज। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जितने भी पॉलिसीज या फिर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो भी पॉलिसीज वहां पे क्रिएट हो रही है, वहां पे यूथ के वॉइस को और एम्पावर करने के लिए यहाँ पे कुछ हुई बातें। और जब भी यूथ की बात आती है तो इंडिया ऑलवेज वहां पे रहेगा, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन वाला एक कंट्री है हमारा। दैट इज इंडिया विद द हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, और इसलिए जब यहाँ पे यूथ की रिगार्डिंग कोई भी बात आती है तो इंडिया ऑलवेज वहां पे सेंटर में रहता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि यूथ के रिगार्डिंग कुछ फोकस की है बातें। क्या है ये एग्जैक्ट एम्पावरिंग इंडियाज यूथ। पहले तो देख रहे हैं कि इंडिया का डेमोग्राफिक पोटेंशियल यहाँ पे है क्या। व्हाट इज अवर डेमोग्राफिक पोटेंशियल, कितना यूथ इंडिया के पास है, पहले उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा है यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ देख रहे हैं। अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें तो इंडिया हैज अबाउट 371 मिलियन यूथ, जिसकी एज 15 से लेके 29 के बीच में। 371 मिलियन, सो दैट इज अबाउट 37.1 सीआर। इतने लोग, 37 करोड़ यूथ है हमारे पास, जिसकी एज 15 साल से लेके 29 के बीच में वहां पे है, and which is the highest in the world, and it offers a unique edge in the global workforce. सो इसी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो विंडो है वो वहां पे हो जाती है ओपन। सो इट इज इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल विंडो टू लेवरेज इट्स यंग वर्कफोर्स फॉर द प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। ये जो हम हमारे पास बहुत ही बढ़िया सा डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पे अवेलेबल है, वो इस बात को और वहां पे एनहांस कर देते हैं, एनहांस दैट थिंग कि भैया हम यूथ को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर अवर प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। ये भी पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब आपकी कंट्री के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा पोटेंशियल अवेलेबल है, और वर्क फोर्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको डेवलपमेंट में अंदर थोड़ा और बूस्ट वहां पे लगाता है। इस सिनारियो को बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफ का मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, एंड व्हेन योर पॉपुलेशन बिकम्स योर डिविडेंड, जब आपकी पॉपुलेशन ही आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज वहां पे बन जाए, तो उसके लिए वहां पे वर्ड चलता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड इफ यू आर सेइंग दैट यू हैव द हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट, सबसे हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन आज इंडिया के पास है, विच इज अबाउट 67 to 68% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। तो मतलब बहुत ही बढ़िया सी वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास है।
इकोनॉमिक बूस्ट पोटेंशियल की बात करें तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट कैन अनलॉक a $1 trillion GDP बाय 2030। अगर इन सब जगह पे वहां पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करे तो 2030 तक $1 ट्रिलियन जीडीपी का वहां पे एनहांसमेंट हो सकता है। लेबर मार्केट के भी कुछ एडवांटेज है इंडिया के पास, दैट इंडियाज यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन प्रोवाइड्स अ काउंटर बैलेंस टू एजिंग सोसाइटीज लाइक जापान एंड यूरोप, एनहांसिंग इट्स आउटसोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। और लास्ट में वहां पे आता है दैट अर्बनाइजेशन एंड इनोवेशन। A young demographic fuels the entrepreneurship, digital adaptation, and urban transformation, which is crucial for our knowledge-based economy. अगर आपके पास यूथ ज्यादा है तो वहां पे डिजिटल एडोप्शन वहां पे ज्यादा होता है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया से रहता है, और वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वहां पे फोकस करते हैं। तो इट इज ऑल्सो एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर इंडिया। लेकिन देर आर ऑल्सो सम चैलेंजेस, इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे है। अब कौन सी चैलेंजेस यहाँ पे बीच में आ रही है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के सामने? तो सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे आती है जो इंडिया में बहुत ही घर घर पे आपको दिखाई दे रहा है, विच इज सोशियो कल्चरल बैरियर्स। सोशियो कल्चरल बैरियर्स जैसे कि क्या हो सकता है, तो बहुत ही डीप रूटेड जेंडर नॉर्म्स, जेंडर की रिगार्डिंग जो बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंडिया में चल रहा है, वो थोड़े से बैरियर यहाँ पे बन जा रहे हैं। एंड पुअर अवेयरनेस लिमिट यूथ एजेंसी, बहुत ही कम अवेयरनेस हर बात पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पुअर एक्सेस टू दी सर्विसेज, सर्विसेज का एक्सेस इतना बढ़िया सा है नहीं, तो वो भी एक दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। नो डाउट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इन इंडिया। अगर ये मेंस के लिए आपके लिए बहुत काम में लगता है कि भैया यूथ को और एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सिविल सोसाइटी, उन लोगों ने कौन से वहां पे इनिशिएटिव्स को हासिल किया है, दैट इज ऑल अबाउट मेंस। तो देखते हैं कौन से है। जैसे कि एक है हमारा फेमस प्रोजेक्ट उड़ान। व्हाट इज प्रोजेक्ट उड़ान? ये राजस्थान का है ये प्रोजेक्ट। एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट उड़ान? द प्रिवेंटेड 30,000 चाइल्ड मैरिजेस and 15,000 teen pregnancies through schooling incentives and and we can say that contraceptive access। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 30,000 चाइल्ड मैरिजेस को यहाँ पे प्रिवेंट किया है इस प्रोजेक्ट ने। एंड साथ में बोल सकते हैं कि 15,000 से भी ज्यादा टीन प्रेगनेंसीज को वहां पे प्रिवेंट किया है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और यहाँ पे कौन से मोड्स का वहां पे यूज किया गया है इसके लिए? तो एक तो है कि भैया स्कूलिंग इंसेंटिव्स वहां पे दिए गए हैं, और दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेस उन सबको दिया गया है 2017 से लेके 2022 तक का। साथ में एक दूसरा भी ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अद्विका। ये अद्विक प्रोजेक्ट या फिर अद्विका प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ का है, तो वो है बेसिकली ओडिशा का। एंड इट हैज अनेबल्ड 11,000 चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस एंड स्टॉप 950 चाइल्ड मैरिजेस ओनली इन 2022। लगभग 11,000 चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस को वहां पे बनाया है जहां पे आज कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं मिलेगा। एट द सेकेंड 2022 के अंदर उन लोगों ने 950 चाइल्ड मैरिज को वहां पे स्टॉप किया है, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया से इनिशिएटिव बोल सकते हैं। साथ में राजस्थान का और भी एक है प्रोजेक्ट मंजिल। तो वहां पे लगभग 28,000 के आसपास यंग वुमन को ट्रेन किया गया है, 16,000 को वहां पे एम्प्लॉयमेंट देने की बात है, और वहां पे डिलेइंग अर्ली मैरिजेस एंड बूस्टिंग फाइनेंशियल एजेंसीज, उन सब के ऊपर वहां पे फोकस किया गया है। और हमारे देश की बहुत ही बढ़िया सी स्कीम जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकते। साथ में नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, तो वगैरह वगैरह हमने वहां पे गवर्नमेंट ने चलाया है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? दैट टू एंश्योर राइज बेस SRHR access, expand girls education throughout the country, focus on the skill as well as job alignment, जिसके ऊपर वहां पे हाईएस्ट फोकस वगैरह होना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट empowering India's youth।
तो एक बहुत ही बढ़िया सा स्कोप है हमारे पास कि बिकॉज ऑफ दिस यूथ ग्रोथ बहुत बढ़िया सा हो सकता है ऑन एन एवरेज, जैसे कि हमने आगे भी देखा कि $1 ट्रिलियन की जीडीपी का वहां पे एनहांसमेंट हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर फोकस करके वहां पे यूथ को और यूटिलाइज किया जा सकता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। चलिए दूसरे कंसेप्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत फ्रॉम 10th of July, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी आर ऑल्सो अबाउट टू लॉन्च सम न्यू बैचेस। सो अभी तक अगर किसी ने एनरोल नहीं करवाया है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। You can also fill up the form which is given in the description box so that our coordinates will definitely call back you soon. और अभी रिसेंटली यहाँ पे एक स्कीम चल रही है that you will get at least 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarships. तो आज ही यहाँ पे एनरोल करवाए एंड देखें कि किस तरीके से प्रिपरेशन को किया जा रहा है, किस तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया से एड ऑन कर सकते हैं। और अगर एग्जाम की रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। साथ में एक और चीज भी बता दूं कि ये जो लेक्चर यहाँ पे चल रहा है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर से आपको मिल जाएगी, जिसकी चैनल का मेंशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। सो यू कैन फाइंड दैट चैनल एंड यू कैन ज्वाइन दैट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ। ये पीडीएफ जो है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can also download the same. चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स यहाँ पे रिवाइज किए गए हैं जिसको बोला जाता है ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025। तो देखते हैं कि कौन से रूल्स को यहाँ पे रिवाइज करने की कुछ है बातें। जैसे कि अभी रिसेंटली बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक नया ड्राफ्ट वहां पे रिलीज किया है विच इज अबाउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025, जिसका मेन एम क्या रहेगा, उसका फोकस क्या रहेगा, टू मॉडर्नाइज इंडियाज अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो पहले देखते हैं कि कौन से रूल्स की यहाँ पे बात है, उसके मेन की फीचर्स क्या है। सो फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025। The first is stabilization clause. What is this stabilization clause? तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर की गई कि फ्यूचर के अंदर अगर टैक्स या फिर रॉयल्टीज के अंदर कोई भी हाइक हो रहा है तो वहां से जिस बंदे को लाइसेंस दिया गया उसको कोई भी लॉस नहीं होगा, उसके सामने आप कंपनसेशन और डिडक्शन वहां पे मिल जाएंगे। सो वी कैन से दैट इट प्रोटेक्ट्स द एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस फ्रॉम फ्यूचर हाइक्स इन टैक्सेस और रॉयल्टीज। तो आपको वहां से वो लोग बचा देंगे। सेकेंड यहां पे क्या लिया गया है, दैट इज थर्ड पार्टी एक्सेस। व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी एक्सेस? दैट जिसको भी वहां पे लीज मिली है दे मस्ट डिक्लेयर अंडर यूटिलाइज्ड पाइपलाइन एंड फैसिलिटी कैपेसिटी एंड परमिट फेयर एक्सेस अंडर द गवर्नमेंट ओवरसाइट। आप किसी थर्ड पार्टी को इन शॉर्ट अपने वहां पे एंगेज कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी अंडर यूटिलाइज्ड पाइपलाइन विथ यू तो आप वहां पे किसी को और भी ला सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे किया इंटीग्रेशन। इट अलाउज सोलर, विंड, हाइड्रोजन एज वेल एज जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स विद इन ऑयल फील्ड्स टू एंश्योर द सिनर्जी विथ डीकार्बनाइजेशन। कुछ एनवायरमेंटल नॉर्म्स को यहाँ पे बात की गई उसके ऊपर, दैट इज मैंडेटरी ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सिस्टम, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम फ्रेमवर्क्स and site restoration funds with 5 years post closure monitoring. कुछ डेटा गवर्नेंस की कुछ बातें, that all operational data will be owned by the government of India under external use, requires prior approval and confidentiality of up to 7 years. जो भी ऑपरेशनल डेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है तो वहां गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशनल डेटा है वो सबका ओनर जो है वो गवर्नमेंट वहां पे कहलाएंगे। और साथ में अगर किसी को उसका एक्सटर्नल यूज वहां पे करना है तो आपको अप टू 7 इयर्स वहां पे कुछ परमिशन की हो जाएगी वहां पे रिक्वायरमेंट। साथ में एडजुडिकेशन मैकेनिज्म को भी यहां पे लाया गया है।
a dedicated adjudicating authority to resolve the disputes, to enforce the compliance and to penalize the violations. In short, एक नई adjudication authority को वहां पे बनाने की कुछ है बातें. एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिफॉर्म्स की यहाँ पे क्या है बात है, तो इट हैज रिवाइज्ड MRSC, दैट इज मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड पेट्रोलियम लीज फॉर्मेट्स इंक्लूड प्रोविजंस फॉर लीज मर्जर्स, यूटिलाइजेशन, यूनिटाइजेशन एंड रिलिंक्विशमेंट. तो रिलिंक्विशमेंट की भी यहाँ पे है कुछ बातें. प्लस बहुत से ऐसे कानून है जो बहुत सालों पहले है, जो अभी आउटडेटेड हो चुके हैं, तो उन सबको रिप्लेस करने की यहाँ पे की है बात है. दैट इट विल रिप्लेस द आउटडेटेड लॉज टू सुपरसीड द पेट्रोलियम कंसेशन रूल्स 1949 and PNG rules 1959, and it will align with the amended of Oil Field Act 1948. अगर आप ऐसे कोई नए रूल्स वगैरह इंडिया में ला रहे हो तो उससे कौन से बेनिफिट्स वहां पे हो सकते हैं या फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी. तो देखिए, एक तो बहुत क्लियर है, एनर्जी सिक्योरिटी बैकबोन. एनर्जी सिक्योरिटी आपको यहां पे मिल सकती है किस तरीके से. इट अकाउंट्स फॉर ओवर 35% ऑफ इंडियाज टोटल एनर्जी मिक्स, मीटिंग क्रूशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल डिमांड. साथ में वहां पे और क्या क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, मेजर ड्राइवर ऑफ एफडीआई इनफ्लोस, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इन सबके लिए भी यहाँ पे ये सब रूल्स वगैरह वहां पे काम किया है. और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो हमारे जितने भी एनर्जी पार्टनर्स है, लाइक वेस्ट एशिया है, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, तो उनके साथ हमारी डिप्लोमेसी को और यहाँ पे ये सपोर्ट करेंगे. रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की कुछ बातें. इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एक्सचेंज थ्रू टैक्सेस, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स फ्रॉम द PSU ऑयल फर्म्स. PSU ऑयल फर्म्स के पास से जो टैक्सेस, रॉयल्टी या फिर डिविडेंड्स वहां पे मिलेंगे वो डेफिनेटली हमारे रेवेन्यू के अंदर थोड़ा और वहां पे कंट्रीब्यूशन लगाएंगे. एंड द लास्ट इज ट्रांजिशन अनेबलर्स, फॉर्म्स द बेस फॉर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर that can later integrate green hydrogen as well as carbon capture and storage system, which is known as CCS system. और ऐसे रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्या आ चुकी थी, तो देखिए कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चक्कर में हमें नए रूल्स को लाने की जरूरत थी. सबसे पहला जो फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, क्योंकि इसके पहले जो रूल्स बनाए थे वो 49 और 59 में वहां पे बने थे, उसके बाद कोई रूलिंग वहां पे है नहीं. तो जो आज की मॉडर्न एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, रिन्यूएबल्स है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, इन सबको ऐड करना जरूरी हो गया था. तो जो आउटडेटेड फ्रेमवर्क है उसको हटाने के लिए भी इसको वहां पे लाने की जरूरत है. द सेकेंड इज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन. इंडियाज अपस्ट्रीम रूल्स नीड अलाइनमेंट with net zero goals and global climatic commitments. हमारे जो net zero goals है और global climatic commitments है उसको फुलफिल करने के लिए भी इसकी वहां पे जरूरत. एंड साथ साथ ease of doing business in India. इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही बढ़िया सी रेगुलेटरी पॉलिसी वहां पे मिले, रेगुलेटरी क्लैरिटी वहां पे मिले, एंड वी कैन से फाइनेंशियल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी वहां पे आपको मिल सकती है. सो ऐसी कुछ चीजों की वजह से ऐसे रिफॉर्म्स को वहां पे लाने की, ऐसे रूल्स को वहां पे लाने की जरूरत आ चुकी थी. एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन. चलिए उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट स्टडी ऑन बैनिंग प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक्स. स्टडी ऑन बैनिंग प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक्स. चलिए तो इसके बारे में जानते हैं क्या है ये स्टडी ऑन बैनिंग प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक्स. क्या है अभी कंटेक्स्ट में. A new WWF commissioned study by Earth Action, उन्होंने कुछ किया है रिवील. क्या किया है उन्होंने reveals that banning or phasing out the problematic plastic products could result in 4.7 to approximately 8 trillion in global savings between 2025 and 2040. प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक को वहां से बैन करो या फिर वहां से फेज आउट करो तो उससे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है,
4.7 से लेके 8 ट्रिलियन इन ग्लोबल सेविंग्स। चले पहले तो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, व्हाट इज दिस अबाउट बैनिंग प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक्स। So it is commissioned by WWF, that is Worldwide Fund for Nature, and this thing was conducted by Earth Action. Objective क्या है? That is to assess the cost, benefits and timelines of immediate bans versus phased approaches, या फिर तुरंत उनको वहां पे इनिशियली बैन कर दो, या फिर फेज आउट करने का मतलब होता है कि धीरे 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 उसको वहां पे चलन में से हटा दो। सो यहां से इमीडिएट बैन्स वर्सेस फेज्ड अप्रोचेस, उन सबकी टाइमलाइन क्या रहेगी, उनकी कॉस्ट क्या रहेगी, उनकी बेनिफिट क्या रहेंगी, एंड इन सबको क्यों किया जाएगा? दैट इज टू एलिमिनेट हाई रिस्क प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो वहां पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन सारी चीजों का एक असेसमेंट हमको लेना है, that what will be the cost, benefit as well as timelines of immediate ban versus partial phase out approach। तो उन दोनों को वहां पे स्टडी किया गया है और उनकी की फाइंडिंग्स वहां पे क्या रही है। तो उनका ऐसा कुछ बोलना है कि अगर आप इमीडिएट ग्लोबल बैन करोगे तो अप टू $8 ट्रिलियन वहां पे होंगे सेव, और अगर आप फेस्ड आउट वाला बैन वहां पे लगाओगे तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली $7 ट्रिलियन का हो जाएगा वहां पे सेविंग्स, एंड $4.7 ट्रिलियन इन स्टैगर्ड मॉडल। प्लास्टिक्स टारगेटेड, कौन से प्लास्टिक के ऊपर यहाँ पे टारगेट करने की बात हुई है आफ्टर दैट सर्वे या फिर आफ्टर द फाइंडिंग्स? तो इट इंक्लूड्स एक्सपांडेड पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, polystyrene packaging as well as single use items like straws and cotton buds। environmental gains यहाँ पे क्या होने वाला है? तो estimated reduction of 173 to 224 million tons in plastic use and 51 to 74 million tons in mismanaged waste। उसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहेगी? बट ऑब्वियसली जो प्लास्टिक का जो बिजनेस है उसको वहां पे थोड़ा सा लॉस हो भी सकता है। बिजनेस एज यूजुअल प्लास्टिक यूज would cost $10 trillion. Ban scenario only $2 trillion with 50 billion saved in the waste management। प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट वहां पे क्या रहेगी? द ट्रांजिशन वुड कॉस्ट अबाउट $143 million ऑफसेट बाय लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे इकोनॉमिकली भी थोड़ी सी इंपैक्ट रहेगी अगर आप ऐसा कोई स्टेप वहां पे उठा रहे हैं तो। And that is all about this problematic plastic। No doubt यहाँ पे अभी सिर्फ एक स्टडी हुई है, अभी तक कोई स्टेप वहां पे लिया है नहीं, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की वहां पे जरूरत नहीं। इट इज ओनली अ स्टडी एंड यू शुड नो दैट कैसी भी कोई स्टडी वहां पे हो रही है। And then after the last topic of today's current affair lecture, and that is about optical atomic clock। What is this optical atomic clock? Not optimal, optic clock, optical atomic clock। ठीक है, 65 साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम, उन्होंने अभी रिसेंटली देखा जाए तो एक कंपैरिजन वहां पे सक्सेसफुली कंडक्ट की है। सक्सेसफुली कंडक्टेड द लार्जेस्ट ऑप्टिकल क्लॉक कंपैरिजन अक्रॉस 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स, paving the way to redefine the SI unit of the time, which is second, using the optical atomic clocks। What is this optical atomic clock? पहले ये है क्या? तो देखिए जो ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक है वो बेसिकली जो हमारी सीजियम क्लॉक्स होती है जहां पे माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे किसका यूज होगा? तो एक ऐसा डिवाइस जो लाइट वेव्स फ्रॉम द एटम्स उसका वहां पे करते हैं यूज इन द ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज। और जब आप उसका वहां पे यूज करते हैं तो ऐसा बोला जा सकता है कि वहां पे अल्ट्रा हाई प्रिसीजन के साथ आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो फिर से एक बार, सीजियम क्लॉक्स के अंदर जहां पे माइक्रोवेव्स का यूज होता था, वैसे ऑप्टिकल क्लॉक जो है वो वहां पे लाइट वेव्स का यूज करने वाली है। इट इज अ काइंड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टाइम कीपिंग डिवाइस। अलग अलग मटेरियल्स कौन से यहाँ पे यूज होंगे, तो वो जो टेक्निकल वर्ड है वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो दीस आर दी डिफरेंट मटेरियल्स which are used in this whole process।
and these atoms and ions are chosen for their stable electronic transition. इन atoms और ions को कैसे चूज किया जाता है? On the basis of their stable electronic transition, which is critical for accurate frequency measurement. उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो सीजियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक है उसको वहां पे करना है रिप्लेस एज द न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड्स। तो उसको वहां पे करके एक नई डेफिनेशन को वहां पे लेके आना है। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दैट इज टू सपोर्ट द हाई प्रिसीजन एप्लीकेशंस इन जीपीएस, क्लाइमेट साइंस, स्पेस नेविगेशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, to improve global time synchronization with the enhanced stability as well as reliability. और ये exactly कैसे काम करता है? Then atoms are held in an optical lattice or ion trap and are stimulated by a laser which turned into a specific optical frequency. Atoms जो है उनको आयन ट्रैप या फिर ऑप्टिकल लेटिस के अंदर वहां पे रखा जाता है और लेसर जो है इट विल टर्न देम टू अ स्पेसिफिक ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। जब भी ये एटम जो है वो उस एनर्जी को, उस चीज को वहां पे एब्जॉर्ब करता है, व्हेन द एटम एब्जॉर्ब्स और उसके सामने इट एमिट्स द एनर्जी, it oscillates at a consistent and ultra fast rate, that is hundreds of trillions of times per second, जिसको बोलते हैं अपने Hz. The clock counts the light waves oscillation to define the 1 second with 18 decimal place accuracy. क्लॉक इन लाइट वेव्स को, उसके ऑस्किलेशन को वहां पे काउंट करेगी टू डिफाइन 1 सेकेंड विथ 18, ध्यान रखना 18 डेसिमल प्लेस एक्यूरेसी। और बैकअप सिस्टम यहाँ पे क्या रहेगी? लाइक जीपीएस बेस्ड क्लॉक्स और समथिंग दैट इज मेंटेन कंटिन्यूटी ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ब्रेक्स। और कैसे ये सीजियम क्लॉक से और बेटर है ऐसा माना जाता है? बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो और ज्यादा, वहां पे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है। दूसरा, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रिसीजन और बेटर है, और इसलिए यहाँ पे टाइम कीपिंग मोर रिलायबल बन जाता है। दैट्स व्हाई ऐसा बोल सकते हैं कि जो सीजियम क्लॉक है उससे ज्यादा ही और आपको इंपॉर्टेंट वहां पे रहती है। और अगर हम ग्लोबल रिलेवेंस की बात करें करंटली, तो इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, फिनलैंड एंड द यूके टुक पार्ट इन दिस 45-day एक्सपेरिमेंट यूजिंग एडवांस्ड ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स एंड जीपीएस प्रिसीजन टेक्निक्स। इतने कंट्रीज के वहां पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थी उन सब ने यहाँ पे किया था पार्टिसिपेट। फाइंडिंग्स आइडेंटिफाइड बोथ synchrony and system errors, ensuring transparency for the future standard setting। और ऐसा लग रहा है कि 2030 तक, दैट इज बाय 2030, ये जो ऑप्टिकल क्लॉक है वो एसआई के सेकंड वाला जो हमारा जो यूनिट है उसको ऑफिशियली रीडिफाइन वहां पे करेगी, and which will be definitely a revolutionary activity for the global time keeping, and that is all about this optimal atomic clock। तो अभी रिसेंटली वहां पे कुछ सक्सेसफुली वहां कुछ टेस्टिंग हुए हैं जो इस बात को करंट अफेयर की न्यूज में ला रहे थे। चलो, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड। जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस पे यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। तो अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे कांटेक्ट करें, या फिर आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म आपको दिया होगा, यू कैन ऑल्सो फिल अप दैट फॉर्म so that our coordinates, our staff members जो है वो आपके वहां पे आपको वहां कांटेक्ट करेंगे। चलो, तो ऐसे ही कुछ नए लेक्चर्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।